अभी मैंने आपको बताया था इब्न बतूता को हटीला यात्री कहते हैं। हटीला का मतलब होता है जिद्दी यात्री। फिर मार्को पोलो कहाँ है? मार्को पोलो इटली का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का था और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था। तो देखिए संस्कृत भाषा उसे काफी ज्यादा कठिन लगी। इस संस्कृत भाषाओं को सीखने के लिए उसने बहुत सारा समय जो है वो क्या हुआ, ब्राह्मणों के संग। तो भारतीय शहर जो है वो घनी आबादी, यानी घनी आबादी का मतलब ज्यादा यहाँ की आबादी थी। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल की टू सक्सेस अकेडमी में। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का नया चैप्टर जो रहेगा यात्रियों के नजरियों के बारे में। हमने हिस्ट्री की पहली बुक जो प्राचीन भारत की थी वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सारी वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें सभी वो प्रश्न है या सभी वो सवाल पूछे जाने वाले जिनकी संभावना है या फिर पूछे गए, वो सारे सवाल इसके अंदर है। आइए आप जाइए देखिए। और हम जो नया चैप्टर करेंगे अब वो करेंगे यात्रियों के नजरिए। अब ये यात्रियों के नजरिए जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? देखिए इस काल में क्या हुआ कि भारत में कई सारे यात्री आए और भारत में उन्होंने जो भी नई चीजें देखी या फिर उन्हें जो भी अनूठा लगा, अनूठा का मतलब कुछ भी विशेष लगा, तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा उसे। अलग अलग यात्री आए, अलग अलग किताबें लिखी, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उनके भारत को लेकर क्या नजरिए थे। आइए शुरू करते हैं यात्रियों के नजरिए। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, आप जानेंगे नए नए फैक्ट्स, और अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या क्वेश्चन है? अल ब्रूनी का जन्म कब हुआ? अल ब्रूनी भारत में आने वाला पहला यात्री तो नहीं था, मतलब फेमस यात्रियों में से पहला था। ठीक है, अल ब्रूनी। तो अल ब्रूनी कहाँ से आया था? ये आया था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से। कहाँ से? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से। अच्छा, कब हुआ था इसका जन्म? 987, 973 ईस्वी में, 937 ईस्वी में, या 980 ईस्वी में? कब हुआ था अल ब्रूनी का जन्म? तो अल ब्रूनी का जन्म जो हुआ था 973 ईस्वी में। अब ये जो है अल ब्रूनी, ये काफी ज्यादा शिक्षा का ज्ञाता था, कई सारी इसे भाषाएं आती थी, गणित का ये विशेषज्ञ था। इसने ये भारत में आया, भारत में इन्होंने अपनी किताब लिखी। तो क्या क्या उसमें लिखा, हम वो सारे क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ख्वारिज्म क्या था? तो इस्लाम का प्रमुख केंद्र, शिक्षा का प्रमुख केंद्र, एक और दो दोनों, यानी इस्लाम का प्रमुख केंद्र और शिक्षा का प्रमुख केंद्र दोनों, या तीनों, दोनों में से कुछ नहीं। तो ख्वारिज्म जो था वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने की वजह से अल ब्रूनी को भी उच्च वर्ग या उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो यही रहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अल ब्रूनी निम्न में से कौन सी भाषा का ज्ञाता नहीं था? कौन कौन सी उसे भाषा आती थी? फारसी आती थी, यूनानी आती थी, अरबी आती थी, या संस्कृत आती थी? देखिए वो फारसी भी जानता था, वो अरबी भी जानता था। भारत में आकर उसने संस्कृत भाषा भी सीख ली। तो कौन सी भाषा नहीं आई उसे? तो यूनानी भाषा से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। इसके अलावा कौन कौन सी भाषा जानता था? वो उर्दू भी जानता था, वो हिब्रू भी जानता था। तो ये सारी भाषाएं वो जानता था। हिंदी भारत में आने के बाद जानने लगा वो। तो ये सारी चीजें थी। कौन कौन सी? फारसी, अरबी, संस्कृत, हिब्रू, उर्दू, हिंदी, ये सारी भाषाओं का वो ज्ञाता था, जानता था। तो इतनी सारी भाषाओं को जानने वाला या समझने वाला तो कोई ना कोई तो प्रमुख व्यक्ति हो गई। तो इसलिए उसे कहते थे कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है? अल ब्रूनी भारत में कब आया? तो देखो इसमें अल ब्रूनी भारत में खुद से नहीं आया कभी भी, मतलब ऐसा हुआ था कि 1017 में। कब? 1017 में। 1017 में सिंध के राजा किसने? गजनी ने जो है वो ख्वारिज्म जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस पे 1017 में उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद अल ब्रूनी को कैद के रूप में, मतलब जितने भी वहां पर लेखक थे या फिर ज्यादा ज्ञाता थे, शिक्षा के ज्ञाता, उन सबको उन्होंने बंदी बनाया। बंदी का मतलब कैद करा, और कैद करने के बाद अपने साथ अपनी राजधानी कहाँ ले आया? तो ये जो है अल ब्रूनी कहाँ आया था? तो ये आया था गजनी। ठीक है, कैसे आया था? कैदी के रूप में आया था। कैदी के रूप में। कौन लेके आया था? तो इसको लेके आया था कौन? गजनवी। और कहाँ लेके आया था? गजनी में। ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो ये था सुल्तान गजनवी ने लेके आया था, कैदी के रूप में लेके आया था, और गजनी राजधानी जो है ना उसकी थी, सिंध की राजधानी। और कब आया था?
17 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप बताएंगे आंसर। देखिए क्या है, भारत में वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत में वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो है वो इब्न बतूता नहीं था, महमूद गजनवी भी नहीं था, अलबरूनी या कोई नहीं, तो कौन था? अलबरूनी था। इसलिए ही ये उच्च वर्ग की शिक्षा इन्हें प्राप्त थी। इनने भारत में आकर अपना बहुत सारा समय नहीं, बहुत लंबा समय इन्होंने भारत के ब्राह्मणों के संग, पुरोहितों के संग, है ना, इन सब लोगों के संग बिताया और भारत में आने वाली जितनी, मतलब भारत में चलने वाली सारी परंपराओं को इसने सीख लिया। तो इसलिए कहते हैं भारत में पुराणों और वेदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम जो था वो कौन था? अल ब्रूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अल ब्रूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? तो कौन कौन से यात्रा वृत्तांत अल ब्रूनी ने लिखे, यह कौन सा लिखा? तो रिहेला लिखा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा, किताब उल हिंद लिखा या किरान उस सादेन लिखा? तो अल ब्रूनी का जो यात्रा वृत्तांत था वो था किताब उल हिंद, जिसे हम किताब अल हिंद भी कहते हैं, दोनों के नाम से उसे जानने आता है, ठीक है। तो वो लिखा था। रिहाला किसका था? तो अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। इब्न बतूता नाम का एक यात्री होगा जो भारत में आया, उसने लिखा रिहला। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा? तो मुगल एम्पायर में मेरी एक यात्रा, इसे हिंदी में कहते हैं, वो लिखा था किसने? फ्रांसवा बर्नियर। वो भी भारत में आने वाला एक यात्री ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल ब्रूनी का यात्रा वृत्तांत कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, हिब्रू भाषा में? देखिए मैंने आपको बताया कि कई सारी भाषाओं को वो ज्ञाता था, सारी भाषा उसमें आती थी, फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, हिब्रू भी आती थी, पर उसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी अपनी जो पुस्तक लिखी, वो लिखी अरबी भाषा में, ठीक है। 80 अध्यायों में विभाजित थी। किस किस चीज में? इसमें इनने बहुत सारी भारत में चलने वाले हिंदू त्योहारों के बारे में, है ना, और परंपराओं के बारे में, हिंदू त्योहार में चलने वाली परंपराएं, कई सारी चीजें, मापतोल विज्ञान, ठीक है, त्योहार पद्धति, भारत की संस्कृति के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में, देवताओं की पूजाओं के बारे में, देवताओं के बारे में, ठीक है, कई सारी चीजों, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, सब चीजों के बारे में किसने? अल ब्रूनी ने अपनी किताब उल हिंद में लिखा, ठीक है। तो ये था। और जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल ब्रूनी का यात्रा वृत्तांत कितने अध्यायों में विभाजित था? तो अल ब्रूनी का यात्रा वृत्तांत जो था वो 80 चैप्टर में डिवाइड था, 80 अध्यायों में विभाजित था। अब इसमें जो है वो, ये जो है वो गणित का एक विशेषज्ञ था। क्यों, कैसा पता लगता है? देखिए जब भी अल ब्रूनी ने अपनी किताब में कुछ भी लिखा तो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन होता था और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे उसने दे रखा था। तो इससे पता लग जाता कि उसने जो है वो उस किताब को कितने व्यवस्थित तौर पर लिखा था। तो है ना, इसलिए हम अनुमान लगा देते हैं कि अल ब्रूनी जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? गणित का एक महान या विशेषज्ञ रहा होगा, ठीक है। देखिए इब्न बतूता, मैंने बताया ना हमारा जो दूसरा यात्री इब्न बतूता रहेगा। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था, पाकिस्तान का था, मोरक्को का था या फ्रांस का था? तो मोरक्को का वो यात्री था। मोरक्को मूर प्रदेश भी उसे कहते हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान का यात्री कौन था? वो था अल बिरूनी। अल बिरूनी जो था वो कहाँ था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कहा? ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान, ठीक है। मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता था, ठीक है। और इब्न बतूता जिस तरीके से क्या कह ले, जिस तरीके से हमने बताया आपको कि अल ब्रूनी जो है वो काफी ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था, इब्न बतूता भी काफी ज्यादा शिक्षित परिवार था। इसका जो जन्म हुआ था वो मोरक्को के सबसे प्रसिद्ध परिवार तंजियर के एक परिवार में हुआ था, जो शरिया कानून के काफी ज्यादा ज्ञाता थे, ठीक है। हर बात समझ में? कौन सी? शरिया कानून के ज्ञाता थे। इसको घूमने का कई ज्यादा शौक था। भारत आने से पहले इसने जो है वो कई कंट्री की यात्रा करी, बहुत सारी कंट्रियों में गया, ठीक है। और यात्रा करने के लिए थोड़ा जिद्दी था, हटीला यात्री कहते थे इसे। कैसा यात्री? हटीला यात्री। इसने जो अपनी किताब लिखी उसका नाम था रिहिला। इब्न बतूता कब आया था? अब ये आया कब था, ठीक है। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1332 में आया, 1335 में आया, 1334 में आया, 1339। तो इब्न बतूता भारत में 1333 में आया और सबसे पहले सिंध पहुंचा। सिंध से है ना, और सिंध पहुंचने के बाद फिर ये पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में किसके दरबार में आया था ये? तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी यात्राओं से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने क्या करा? और उसने इसे जो है वो दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त करा, ठीक है। फिर दोनों के बीच में जो है संबंध बिगड़ गए, फिर से कैद कर लिया गया,
फिर कुछ दिनों बाद संबंध में सुधार आया, फिर दोबारा से जो है वो काजी के पद पर इसे नियुक्त किया गया। 1342 में ये मोहम्मद बिन तुगलक हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का एक वो बन के राजदूत बनकर चीन गया था। कब? 1342 में। तो ये इसकी कहानी थी। देखिए इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में आया था? तो महमूद गजनवी के में आया था। महमूद गजनवी के में कौन आया था? अल बिरूनी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। इसके लिए घोड़े, ऊंट, ठीक है, दास, ये सब लेके आया था। इससे प्रभावित होकर मैंने अभी आपको बताया, इसे जो है वो दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इब्न बतूता चीन में राजदूत बनकर गए? अभी मैंने आपको बताया है कि 1342 में चीन में राजदूत बनकर गया था कौन? इब्न बतूता। और ये लौटा कब? तो 1347 में जो है वो अपने देश पूरी तरीके से लौट गया था। इसकी जो पुस्तक थी वो रिहेला थी। ठीक है, देखिए इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? ये मैंने अभी आपको बताया है कि रिहेला नामक एक पुस्तक थी। किसकी? हाँ, रेहला नामक जो पुस्तक थी वो किसकी थी? वो रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता की थी। इसने भी भारत में जो देखा, पान के बारे में वर्णन करा, ठीक है, नारियल के बारे में वर्णन करा। और मतलब इनने पान पहले देखा ही नहीं था, नारियल ने देखा था। नारियल को इन्होंने बताया कि नारियल जो है वो पृथ्वी के सॉरी मनुष्य के मुंह की तरह है, उसमें 2 आंख, नाक, मुंह भी है, उसके बाल भी होते हैं ना। नारियल को इस तरीके से इन्होंने दिखाया। पान के बारे में इन्होंने बताया कि पान का जो वो है वो काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, पूजा पद्धति में उसका यूज किया जाता है पान के पत्तों का। तो ये सब इनने बताया था, किसने? इब्न बतूता में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता को किस प्रकार का यात्री कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था इब्न बतूता को हटीला यात्री कहते हैं। हटीला का मतलब होता है जिद्दी यात्री, क्योंकि ये अपनी यात्राओं के दौरान मतलब इतना ऐसे क्या कह लो प्रभाव था यात्राओं का कि कई बार ना इस पर, जैसे सिंध से दिल्ली पहुंच रहा तो कई बार इस पर आक्रमण हुए, काफिले के लोग इसके मारे गए, कई बार इस पर भी हमले हुए, इसकी जान जाते जाते बची, ठीक है, पर लेकिन इसने तब भी यात्रा करना नहीं छोड़ा, इसलिए इसे हम कहते हैं जिद्दी यात्री या हटीला यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था? तो देखो नाम इसके नाम से पता लग रहा है फ्रांसवा बर्नियर जो है वो कहां से आया होगा? फ्रांस से आया होगा। किसके मुगल दरबार में आया था? तो ये जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपको किसके दरबार में आया था। देखिए, बर्नियर किसके काल में भारत आया? शाहजहां के काल में भारत आया, औरंगजेब के काल में भारत आया, हुमायूं के काल में भारत आया, या फिर अकबर के काल में? देखिए, अकबर के काल में भारत नहीं आया। कौन? फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। अकबर के में नहीं आया तो हुमायूं के भी नहीं आया, तो शाहजहां के काल में आया था और औरंगजेब के काल तक ये रहा था, ठीक है। तो अब लेकिन आया किसके में था? तो शाहजहां, ठीक है। शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसका ये डॉक्टर था, ये डॉक्टर भी था, ये गणितज्ञ भी था, ये जो है वो एक साइंटिस्ट भी था। तो कई सारे पेशे थे इसके, कई सारा जो है वो काम करता था ये। देखिए, निम्न में से बर्नियर का पेशा कौन सा नहीं था? तो ये देखिए, ये जो है वो चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, ये इतिहासकार भी रहा, पर लेकिन गणितज्ञ नहीं था। गणितज्ञ कौन था? गणितज्ञ था अल बिरूनी। गणितज्ञ ये नहीं था, ये तीनों चीज थे, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा ना हमसे, तो ये नहीं था। कौन सा? गणितज्ञ ये नहीं था। कौन? बर्नियर। अच्छा, बर्नियर का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? कौन सी इसने पुस्तक लिखी? तो बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कौन सा? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो बर्नियर की रचना है, फ्रांसवा बर्नियर की। इब्न बतूता की रिहेला है, अल बिरूनी की किताबुल हिंद है, किसी की नहीं तो वो का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मिलान कीजिए। अल बिरूनी कहां से आया था? तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से? उज्बेकिस्तान। तो फर्स्ट का सेकंड देखिए, फर्स्ट का सेकंड का है, आ का सेकंड इसमें है, इसमें ये मतलब, ठीक है। फिर मार्को पोलो कहाँ है? मार्को पोलो इटली का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का था, और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था। तो पहले का सेकंड, बी का जो है वो फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो यानी हमारा जो है पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? अल बिरूनी उज्बेकिस्तान, और मार्को पोलो इटली, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस, और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से
फ्रांसवा बर्नियर के बारे में सही चुने। कौन सा कथन सही है? बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। ठीक है। बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक ठीक है, चिकित्सक था, राजनीतिक चिकित्सक, दार्शनिक, एक इतिहासकार था। वह 1656 से 68 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में अपनी गहन परीक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। तो क्या बोला इसमें? निम्नलिखित में कथनों में से फ्रांसवा बर्नियर के बारे में सही है चुनिए। ठीक है, कौन सा सही है? तो मेरे हिसाब से तो ये सारे ही सही है। ठीक है, कौन से? सारे ही सही है। वो भारत में आया, जो देखा उसने जो है उसकी तुलना पश्चिम से करी। दूसरा, बर्नियर के है ना, ये चिकित्सक था, राजनीतिक था, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक था, इतिहासकार था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये 12 वर्ष भारत में रहा, 56 से लेके 68 तक। ठीक है। बर्नियर के ग्रंथ जो है वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में ये सब चीजें मिलती है। तो ये सारे ही क्वेश्चन लगभग सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बताएंगे, फ्रांसवा बर्नियर के कार्य फ्रांस में किस वर्ष जो है वो क्या हुए? प्रकाशित किए गए। तो फ्रांसवा बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से लेके 71 के बीच में जो है वो प्रकाशित हुए। और कितनी बार, कई बार, मतलब बार बार उसमें जो है वो अनुवाद होता रहता था, कई बार जो है वो प्रकाशित होते रहते थे। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों को सही करके आए अगर आप हमारे संग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और ये सारी क्लासें ले रहे हैं। ये जो है 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए लगभग संजीवनी करा दिया जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे गए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यवस्थाओं को समझने में अल ब्रूनी के रास्ते में कौन से अवरोध नहीं आया? ठीक है, तो संस्कृत भाषा अवरोध था, धार्मिक व्यवस्था और जाति प्रथा अवरोध थी, मापतोल विज्ञान अवरोध था, अभिमान अवरोध। देखिए, संस्कृत भाषा उसे काफी ज्यादा कठिन लगी। इस संस्कृत भाषा को सीखने के लिए उसने बहुत सारा समय जो है वो क्या हुआ, ब्राह्मणों के संग गुजारा। दूसरा, भारत में धार्मिक व्यवस्था, देखिए भारत में धार्मिक व्यवस्था है, कई सारे धर्म रहते हैं और धर्मों में भी जातियां हैं, जाति व्यवस्था भी है ना। तो ये समझने में अल ब्रूनी को काफी ज्यादा समस्या हो रही थी। तो ये भी अवरोध था, ये भी अवरोध था। और लास्ट का अवरोध जो था उसका अभिमान था। मापतोल विज्ञान कोई अवरोध नहीं था। ठीक है, मापतोल विज्ञान कोई भी अवरोध नहीं था। तो ये तीन मुख्य जो है वो 3 नंबर में पूछ लिया था कि कौन सा अवरोध था। तो संस्कृत भाषा, धार्मिक व्यवस्था और जाति व्यवस्था और अभिमान, ये 3 अवरोध थे अल ब्रूनी को भारतीय व्यवस्था को समझने में। ठीक है, जो उसे समस्या में डाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बताएंगे, अल ब्रूनी के अनुसार फारस में कितने सामाजिक वर्गों की को मान्यता प्राप्त थी? कितने सामाजिक वर्गों को मान्यता प्राप्त थी? 6 को, 3 को, 5 को या 4 को? कितने? 4 को। इसमें कौन कौन से थे? शासक वर्ग, घुड़सवार वर्ग, भिक्षु, ठीक है, और कृषक वर्ग। तो ऐसे करके 4 वर्ग थे जिनको क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप बताएंगे आंसर। देखिए, अल ब्रूनी के अनुसार डैश की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मा के शरीर से। जाति व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की या पूजा पद्धति की? देखिए, पूजा पद्धति का ब्रह्मा से कोई लेना देना है नहीं। डाक व्यवस्था का भी ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है। जाति व्यवस्था का भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था का लेना देना किससे है? सीधा सीधा ब्रह्मा से। अल ब्रूनी ने बताया कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, जिसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा गया है। ब्रह्मा का जो सिर है, सिर का मतलब ये वाला जो फेस वाला इलाका है, उसका मतलब वो कौन है? वो ब्राह्मण है। कंधे जो है, वो छाती जो है वो उसमें आ जाती है किसमें? क्षत्रिय में। और जांघें जो होती हैं वो आ जाती है वैश्य में। और तलवे जो है, सब हमारी बॉडी का सबसे नीचे वाला पार्ट जो ऊपर के तीनों वर्णों से दबा हुआ है नीचे, उसको रखा उनने चौथी कैटेगरी में, तलवों में। कौन? किसको? शूद्र को। आगे समझ में? तो ब्रह्मा से, मतलब ब्रह्मा के शरीर से किसका संबंध था? सीधा सीधा वर्ण व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यात्री से भारत में किस यात्री ने भारत में पान के पत्ते और नारियल का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया? तो पान के पत्ते और नारियल का उल्लेख जो है वो इब्न बतूता ने अपने किसमें करा था? अपने उसमें करा था। फ्रांसवा बर्नियर और अल ब्रूनी और सभी ने नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इवन बतूता के भारतीय शहरों के विवरण में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बढ़ेंगे। यह घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। तो भारतीय शहर जो है वो घनी आबादी, यानी घनी आबादी का मतलब ज्यादा यहाँ की आबादी थी, और समृद्ध थे। समृद्ध यानी काफी ज्यादा अमीर। इनमें भीड़ भाड़ वाली सड़कें और रंगीन बाजार थे। ये भी सही कह रहा है। ठीक है। दिल्ली एक बड़ा और विशाल आबादी वाला क्षेत्र था। ये भी ठीक कह रहा है। और दौलताबाद जो था वो दिल्ली से कम समृद्ध था। ये कहीं नहीं बताया गया है, बल्कि दौलताबाद को दिल्ली के बराबर ही समृद्ध बताया गया था। तो यही हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी सारे कथन हमारे सही हैं कि जो है वो चमक दमक वाले इलाके थे, इसमें बाजार होते थे, मस्जिद होती थी या मंदिर होते थे। मस्जिद मंदिर के बाहर जो है वो नर्तक जो है वो अपना डांस प्रदर्शन कर रहे होते थे। तो ये सारी चीजें थी भारतीय शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय डाक व्यवस्था से कौन सा यात्री प्रभावित हुआ था? किसने डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक में करा था? इब्न बतूता, अल-बिरूनी या किसी ने नहीं? तो किसी ने तो करा था, अल-बिरूनी ने नहीं करा था। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी जो है वो किताब में करा था। बर्नियर ने जो है वो भूमि का वर्णन किया था। ठीक है, भूमि का, सती प्रथा का, इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंध से दिल्ली की यात्रा कितने दिनों में पूरी होती थी? तो सिंध से दिल्ली की यात्रा को करने में कितना समय लगता था? तो सिंध से दिल्ली यात्रा को करने में 50 दिन का समय लगता था। 35 का नहीं, 15 का नहीं, 40 का दिन नहीं। पर लेकिन भारतीय डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था से संदेश, ठीक है, डाक व्यवस्था से संदेश है वो मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली से कहाँ पहुंच जाते थे? सॉरी, ठीक है, सिंध से दिल्ली पहुंच जाते थे। जहां यात्रा करने में इतना समय लग रहा है, पर लेकिन डाक व्यवस्था से संदेशों को 5 दिनों के अंदर अंदर राजाओं तक पहुंचा दिया जाता था। तो भारत, इसलिए वो जो है कौन, इब्न बतूता भारतीय डाक व्यवस्था से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। कैसे भारतीय डाक व्यवस्था थी? तो दो तरीके की थी, पैदल डाक व्यवस्था और घुड़सवार। ठीक है, दोनों तरीके से होती थी। लंबी दूरों के लिए घुड़सवार रखे गए थे और पैदल डाक व्यवस्था जो है वो छोटी दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं दिया? कौन सा कथन नहीं दिया? भारत में निजी भूमि का अभाव था, इसने बोला। बोला किस, क्या बताया? इसने बताया कि भारतीय भूमि जो है वो काफी ज्यादा अनुपजाऊ है। यहाँ के जो खेत हैं वो झाड़ीदार खेत हैं। यहाँ की जो भूमि है वो अनुपजाऊ है। यहाँ का जो जमीन का मालिक है वो राजा होता है। ठीक है, और क्या लो, यहाँ जंगलों की कमी है। लोग जो और राजा जो है वो क्रूर, क्रूर यानी काफी ज्यादा बेकार और बर्बर लोगों का राजा है। ये किसने बताया? ये सब बर्नियर ने बताया। इसने जो भी भारत में देखा और उसकी तुलना जो है वो किससे करी? पश्चिमी देशों से करी। पश्चिमी देश यानी यूरोप के देशों से। आइए हम पढ़ते हैं। तो पहला, सारी भूमि का स्वामी मुगल सम्राट था, इसने बोला। अमीर और गरीब, अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग अल्पसंख्यक था, ये भी बताया। भारतीय मृदा उपजाऊ थी, नहीं, इनने भारतीय मृदा को क्या बता दिया? इनने भारतीय मृदा को अनउपजाऊ बताया। यहाँ पर भूमि कैसी है? बेकार है, यहाँ खेती होती ही नहीं है। खेत कैसे? झाड़ीदार है। वन कैसे? झाड़ीदार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या नहीं लेकर आया गया? ठीक है, क्या नहीं लेके गया था? तो घोड़े लेके गया था, ऊंट लेके गया था, दास लेके गया था। दास का मतलब क्या होते हैं? नौकर चाकर। सोना नहीं लेके गया था, किशमिश बादाम ये सब चीजें लेके गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक किस धर्मोपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न हुआ था? कौन सा है ना, नसरुद्दीन, अलाउद्दीन, इब्न बतूता या अल-बिरूनी? तो ये तो धर्मोपदेशक थे ही नहीं, है ना, अलाउद्दीन भी नहीं था। तो नसीरुद्दीन से जो है वो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक प्रभावित हुआ था। ठीक है, और उसे कुछ दास भी जो है वो गिफ्ट करे थे, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में सती प्रथा का वर्णन, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में किसने करा? अल-बिरूनी ने करा, फ्रांसवा बर्नियर ने करा, या फिर इब्न बतूता ने करा, या सभी ने? तो सभी ने नहीं, इब्न बतूता ने नहीं, अल-बिरूनी ने नहीं, फ्रांसवा बर्नियर। देखिए, सती प्रथा क्या होती है? हिंदू धर्म में पहले पुरानी जो है वो एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। उसमें क्या होता था? उसमें अगर किसी की, मतलब किसी के पति की अगर मृत्यु हो जाती थी, तो उस पति के साथ साथ उसकी जो है पत्नी को भी जला दिया जाता था, है ना। और ये जो है वो कुप्रथा थी। कुप्रथा यानी गंदी एक प्रथा थी, बहुत गलत होता था महिलाओं के साथ। कई सारी महिला ऐसी थी जो अपनी पति के जाने के बाद
अपनी मृत्यु को गले गले मतलब जो है वो हंसी हंसी गले लगा लेती थी, मतलब वो तैयार हो जाती थी। पर कई सारी महिला ऐसे नहीं चाहती थी, तो उसको मार पीट कर या फिर उनका शोषण कर कर ऐसा करने के लिए विवश किया जाता था, है ना, उनको बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता था। तो ये सारी प्रथा थी। तो इसका वर्णन जो है वो किसने कहा, फ्रांसवा बर्ने ने बताया कि भारत में, ठीक है, सती प्रथा जैसी कुप्रथा चलती है जिसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सती प्रथा कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, ये मैंने अभी बताया। कुछ को मरने के लिए बाध्य किया जाता था या विवश किया जाता था, ये भी सही है। सती प्रथा की समाप्ति 1837 में हुई राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, सभी कथन यानी सभी उपरोक्त चारों के चारों तीनों के तीनों सही है। तो ये सती प्रथा के बारे में था। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है वो बचता है चीनी यात्री हेन सुआंग। ठीक है, चीनी यात्री हेन सांग भारत में किस वर्ष आया। तो भारत में ये आया, कब आया, ये आया 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी यानी कब, हर्षवर्धन एक राजा थे भारत में, ठीक है, वर्धन वंश था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सुआंग भारत में आया। इसने जो अपनी किताब लिखी, इसकी भी किताब रख लो, तो इसके नाम था सी यू की, ये इसका नाम था। इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं सी यू की, ये इसकी जो है वो किताब का नाम था। इसकी हेनजुआंग की। कब आया, 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो यही हमारे जो है वो कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा, समझा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, प्यार दें अपना, और हमारे चैनल की टू सक्सेस एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।